Assalamu alaikum. Today we are going to be reading first aid. I am starting with the respiratory system. Why? Because it is the shortest. So हम इसमें से ही शुरू करेंगे. And the purpose of doing this series of reading is that you can focus. Sometimes you cannot focus. You cannot read on your own. So it's for the people who cannot read on their own. It's kind of I'll keep explaining, keep translating उर्दू में भी so that आप फोकस्ड होके रीड कर सकें और मेरी भी हेल्प हो क्योंकि आई ऑल्सो स्ट्रगल विद फोकस सो जो पहला हमारे पास है सब टॉपिक इट्स respiratory embryology. Now, first let's have a look at the lung development. Now, lung development occurs in 5 stages. 5 stages में होती है. Begins with the formation of lung bud from distal end of the respiratory diverticulum during week 4 of the development. डेवलपमेंट हो रही है उसका जो वीक 4 है ना उसमें जो रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम है उसका जो डिस्टल एंड है वहाँ से एक लंग बड अपीयर होता है और उससे फिर ये डेवलपमेंट शुरू होती है. ओके एवरी पल्मोनोलॉजिस्ट कैन सी alveoli. So we have embryonic stage, we have pseudoglandular stage, we have canalicular stage, we have saccular stage and we have alveolar stage. अब हम देखते हैं सबसे पहले तो एम्ब्रियोनिक स्टेज है यहाँ तक. ठीक है, यहाँ पर आपके पास लंग बर्ड आता है. ठीक है, लंग बर्ड से आपके पास ट्रेकिया बन जाता है. ट्रेकिया से ब्रोंकियल बर्ड्स बन जाते हैं. ब्रोंकियल बर्ड से मेन स्टेम ब्रोंकाई बन जाते हैं. उससे सेकेंडरी लोबार ब्रोंकाई बनते हैं और फिर टर्शरी सेगमेंटल ब्रोंकाई बन जाते हैं. ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक पीरियड तक आपके पास क्या चीज़ बन गई है? आपके पास सेकेंडरी लोबार ब्रोंकाई भी बन गए हैं और आपके पास टर्शरी सेगमेंटल ब्रोंकाई भी बन गए हैं. अगर अब यहाँ पर आ सकते हैं कि एरर अगर इस स्टेज में हो गए, यू कैन हैव MCQs ऑन दैट. तो इसमें ट्रेकियो ईसोफिजियल फिस्टूला बन सकता है यहाँ पर अगर इस स्टेज पे एरर हुए. देन वी हैव एंड ये कब से कब तक होता है? एम्ब्रियोनिक वीक 4 से 7 तक हुआ. ठीक है, उसके बाद सूडो ग्लैंडुलर फेज वीक 5 to 17. ओके, वीक 7 तक पहला आपके पास एंड हुआ वीक 7 पर. ठीक है, दूसरा आपके पास सूडो ग्लैंडुलर 17 तक. ओके, यहाँ पर आपके पास क्या बनती हैं? एंडोडर्मल ट्यूब्यूल्स बनती हैं. उससे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बन जाते हैं और ये सराउंडेड होती हैं बाय मोस्ट मॉडेस्ट कैपिलरी नेटवर्क. अब यहाँ पर आपके पास काफ़ी सूडो ग्लैंडुलर में इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कैपिलरी नेटवर्क आपके पास मॉडेस्ट सा आ गया है और यहाँ पर लेकिन रेस्पिरेशन इम्पॉसिबल होता है, इनकम्पैटिबल विद लाइफ. अगर कोई आपसे पूछे कि सूडो ग्लैंडुलर फेज़ में लाइफ पॉसिबल है, इज़ इट कंपैटिबल विद लाइफ, यहाँ पर रेस्पिरेशन हो रही है, तो द आंसर वुड बी नो. इस पे रेस्पिरेशन पॉसिबल नहीं है. देन वी हैव कैनालिकुलर फेज. इट इज़ फ्रॉम वीक 16 to week 25. वी हैव टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. अच्छा, यहाँ तक आपके पास सूडो ग्लैंडुलर तक यू हैड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. अब यहाँ पर आपके पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स से रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बनेंगे, वहाँ से एल्वियोलर डक्ट्स बनेंगी सराउंडेड बाय प्रोमिनेंट कैपिलरी नेटवर्क. यहाँ पर अब प्रोमिनेंट कैपिलरी नेटवर्क आ गया. एयरवेज इंक्रीज इन डायमीटर. न्यूमोसाइट्स डेवलप स्टार्टिंग एट वीक 20. रेस्पिरेशन केपेबल होता है एट द वीक 25. अब जब तक वीक 25 आता है ना, यानी जब तक कनालिकुलर फेज एंड होगा ना, तब तक आपके पास रेस्पिरेशन पॉसिबल हो जाएगी. ठीक है, और आपके पास ये भी पूछ सकते हैं न्यूमोसाइट्स कब तक डेवलप होते हैं. देन न्यूमोसाइट्स डेवलप स्टार्टिंग एट वीक 20. वीक 20 पे न्यूमोसाइट्स डेवलप होना स्टार्ट होते हैं. देन वी हैव सेक्युलर फेज. ये वीक 24 से बर्थ तक है. यहाँ पर एल्वियोलर डक्ट्स, यहाँ तक आपके पास एल्वियोलर डक्ट्स तक बना था ना. अभी एक सेकेंड इसको कर देते हैं. यहाँ पर ये टर्शरी बॉन्क्यूल्स तक बना था. एक सेकेंड, ये टर्शरी बॉन्क्यूल्स तक बना था, ये बना था. फिर टर्मिनल जो सूडो ग्लैंडुलर है ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक बना था. फिर आपके पास जो कैनालिकुलर है उसमें एल्वियोलर डक्ट्स तक बनी है और अब ये टर्मिनल सैक्स तक बनेंगे. ओके, तो जो सेकुलर है, सेकुलर सैक्स
टर्मिनल सैक्स बनती हैं उसमें। टर्मिनल सैक्स सेपरेटेड बाय प्राइमरी सेप्टे। उसके बाद आपके पास क्या होते हैं, एल्वियोलाई होते हैं, ठीक है। ये वीक एल्वियोलर फेज होता है, ये वीक 36 से 8 ईयर्स। मतलब आपकी जब बंदे की बर्थ हो जाती है तब तक भी एल्वियोलाई बनते रहते हैं, ठीक है। तब तक भी आपको लंग डेवलप होता रहता है। तो 36, हाँ, तो यहाँ पर एडल्ट एल्वियोला बनते हैं और ड्यू टू सेकेंडरी सेप्टेशन। इन यूट्रो वी हैव ब्रीदिंग, इट अकर्स विया रेस्पिरेशन, विया एस्पिरेशन, एक्सपल्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। मतलब यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड से वो ऑक्सीजन लेते हैं। पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है थ्रू जेस्टेशन। एट बर्थ एयर रिप्लेसेस फ्लूइड, डिक्रीज हो जाती है पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस। ओके, उसके बाद लेट्स हैव अ लुक एट दिस। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पर एम्ब्रियोनिक पीरियड है, यहाँ पर भी फीटल पीरियड है, एंड देन वी हैव द पोस्टनेटल पीरियड। ये है वीक 7 तक क्या चल रहा है आपके पास, एम्ब्रियोनिक, ठीक है। फिर वीक 5 से 17 तक सूडो ग्लैंडुलर, ठीक है। फिर आपके पास वीक 16 से वीक 25 तक यू हैव कनालिकुलर। देन वीक 38 तक यू हैव सैकुलर, एंड उसके बाद बर्थ हो जाती है और सैकुलर तक ही वीक 36 से या का एल्व्यूलर पीरियड भी शुरू हो जाता है। इट्स पोस्ट नेटल। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस टॉपिक, इट्स कॉल्ड कोएनल एट्रीजिया। वी हैव ब्लॉकेज ऑफ पोस्टीरियर नेजल ओपनिंग। आपके पास जो पोस्टीरियर नेजल ओपनिंग होती है ना, उसमें ब्लॉकेज हो जाती है। ऑफन एसोसिएटेड विद बोनी एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ द मिड फेस। मिड फेस की कोई बोनी एबनॉर्मलिटी हुई है, उससे पोस्टीरियर नेजल ओपनिंग की ब्लॉकेज हो गई है, तो दिस इज को एनल एट्रीसिया। मोस्ट ऑफन ये यूनिलेटर होती है, मतलब एक साइड पे आपके पास पोस्टीरियर नेजल ओपनिंग ना ब्लॉक हुई है। When bilateral, responsible and represents an emergency and presents with upper airway obstruction. Noisy breathing, अगर दोनों तरह से ब्लॉक हुई है तो ऑब्वियसली अब बंदा सांस नहीं ले सकेगा, तो वो इमरजेंसी हो जाएगी और उसमें अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, नॉइजी ब्रीदिंग होगी, ठीक है, क्योंकि बहुत मुश्किल से उनमें से जा रही होगी एयर। दीज आर द नेजल ओपनिंग्स, तो नॉइसी ब्रीदिंग होगी। साइनोसिस भी होगी क्योंकि ऑक्सीजन उसको प्रॉपर नहीं मिल रही। दैट वर्सन्स ड्यूरिंग फीडिंग, फीडिंग के दौरान, क्योंकि क्योंकि बच्चा फीड कर रहा होगा, उसका माउथ भी रेस्पिरेशन में हेल्प नहीं कर रहा होगा, एंड इम्प्रूव्स विद क्राइंग। और जब क्राइंग एक बच्चा करता है तो आई बिलीव प्रेशर इंक्रीज होता है, देयर इज समथिंग अबाउट प्रेशर, तो उससे आपके पास वो इम्प्रूव होगी थोड़ी सी इसकी एबिलिटी। डायग्नोस्ड बाय फेलियर टू पास नेजोफेरेंजियल ट्यूब एंड कंफर्म्ड विद सीटी स्कैन। डायग्नोस आप कैसे करते हो, बाय फेलियर टू पास नेजो, हाँ, ओके। आप नेजोफेरेंजियल ट्यूब पास कर रहे हो तो वो नेजल ओपनिंग से ही जाती है ना, तो वो पास नहीं हो रही, तो इसका मतलब दैट द पैसेज इज ब्लॉक। और कंफर्म कैसे होता है, सीटी स्कैन पे ऑब्वियसली यू वुड सी सम बोन्स एंड ऑल स्ट्रक्चर के वहाँ पर बोनी एबनॉर्मलिटी तो कोई नहीं है। ऑफन पार्ट ऑफ मल्टीपल मैलफॉर्मेशन सिंड्रोम, सिंड्रोम्स का पार्ट होता है, और सच एज चार्ज सिंड्रोम। चार्ज एक सिंड्रोम होता है, उसमें क्या होता है, कोलोबोमा ऑफ आई, हार्ट डिफेक्ट्स, एट्रीजिया ऑफ कोइनी, रिस्ट्रिक्टिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जेनिटो यूरिनरी डिफेक्ट्स होते हैं, और ईयर डिफेक्ट्स। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि किस में होती हैं, चार्ज सिंड्रोम में। कोलोबोमा ऑफ आइज, हार्ट डिफेक्ट्स, एट्रीजिया ऑफ कोइनी, एंड रिस्ट्रिक्टिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जेनिटो यूरिनरी डिफेक्ट्स एंड ईयर डिफेक्ट्स। तो कभी ऐसे सिनेरियो में आ सकता है ये वाली चीज़ें साथ होंगी, तो उनके साथ ये वाला भी पॉसिबल है, कोएनल एट्रीजिया। Then we have lung malformations, pulmonary hypoplasia, bronchogenic cyst, poorly developed a bronchial tree with abnormal histology. Pulmonary hypoplasia क्या होता है, उसमें आपके पास जो bronchial tree है ना, वो properly develop नहीं हुआ हुआ, और उसकी histology भी ना abnormal है, associated with congenital diaphragmatic hernia। और इसमें क्या होता है, आपके पास congenital diaphragmatic hernia होगा, यूजुअली लेफ्ट साइडेड। ज़्यादातर क्या होगा, लेफ्ट साइडेड आपके पास कंजेनिटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया होगा। क्या होगा डायफ्रेगमेटिक हर्निया, क्या होता है उस, जैसे कि ये डायफ्राम है तो हर्निया वुड बी लाइक दैट, डायफ्राम के अंदर कोई चीज़ मिसप्लेस हो गई है।
बायलेटरल रीनल एजेनेसिस, पॉटर सिक्वेंस। ठीक है, तो जब आपके पास बायलेटरल रीनल एजेनेसिस होगा यानी पॉटर सिक्वेंस होगा, डायफ्रामेटिक हर्निया होगा, उन चीज़ों के साथ एसोसिएटेड होता है पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया। ब्रोंकोजेनिक सिस्ट क्या होता है? कॉजेज बाय, ओके, वी हैव ब्रोंकोजेनिक सिस्ट्स. It is caused by abnormal budding of the foregut and dilatation of terminal or large bronchi. टर्मिनल या लार्ज ब्रोंकाई की ना डायलिटेशन हो जाती है, ठीक है, फोरगट की बडिंग हो जाती है, डिस्क्रीट राउंड शार्पली डिफाइंड फ्लूइड फिल्ड डेंसिटीज़ होती हैं जो आपको चेस्ट एक्सरे पे नज़र आती हैं। ठीक है, चेस्ट एक्सरे पे आपको राउंड शार्पली डिफाइंड फ्लूइड फिल्ड डेंसिटीज़ आपको नज़र आएंगी। एयर फिल्ड, इफ़ दे आर इन्फेक्टेड देन देयर वुड बी एयर फिल्ड। जनरली एसिम्टोमेटिक होता है लेकिन ये ड्रेन कर सकता है पुअरली, which can lead to airway compression, which can lead to recurrent respiratory infections. अब क्लब सेल्स क्या होते हैं? ये बेसिकली नॉन सीरिएटेड होते हैं, लो कॉलमनर या क्यूबॉइडल होते हैं विद सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स लोकेटेड इन ब्रोंक्यूल्स। दीज आर लोकेटेड वेयर इन ब्रोंक्यूल्स। डिग्रेड करते हैं टॉक्सिन्स को वाया देयर साइटोक्रोम P450 और सिक्रीट करते हैं कंपोनेंट ऑफ सर्फेक्टेंट। प्रोजेनिटर सेल्स होते हैं फॉर क्लब एंड सीरिएटेड सेल्स, राइट। या के पास आपको थोड़े क्यूबॉइडल सेल्स आपको नज़र आएंगे और इनके ये फंक्शन है, ब्रोंक्यूल्स में लोकेटेड होते हैं, कोई टॉक्सिन आ गया उसको डिग्रेड कर देंगे, ये सारा कुछ करते हैं। नाउ वी हैव टू हैव अ लुक एट द मेजर मेन cell types which are present in the alveoli. Where were club cells present? They were present in the bronchioles. Now, these are the alveolar cell types. We have type 1 pneumocytes, we have type 2 pneumocytes, we have alveolar macrophages. Let's have a look at each one. सबसे पहले तो type 1 pneumocytes, these are squamous. 97% of the alveolar surface जो होती है उसमें type 1 pneumocytes होते हैं और thinly line the alveoli for optimal gas exchange. अच्छा, ये मेरा एक दफ़ा सर ने क्लास में पूछा था व्हाट आर द न्यूमोसाइट्स जो सर्फैक्टेंट प्रोड्यूस करते हैं, एंड आई थॉट इट वाज टाइप 1 न्यूमोसाइट्स बट इट्स नॉट ट्रू। एक्चुअली टाइप 2 न्यूमोसाइट्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं सर्फैक्टेंट। टाइप 1 आर जस्ट देयर, दे आर जस्ट देयर हैविंग फन। ओके, इसमें क्या होता है, पोर्स ऑफ कोन होते हैं, दे आर एनाटॉमिकल कम्युनिकेशंस बिटवीन एल्वियोलाई दैट अलाउ फॉर पासिंग ऑफ एयर। अच्छा, अब ये होते हैं कि आपके पास एल्वियोलाई है ना, एल्वियोलाई उनके दरमियान में दीज आर द एनाटॉमिकल कनेक्शंस जो अलाउ करते हैं कि एयर पास कर जाए, फ्लूइड पास कर जाए, फैकोसाइट्स पास कर जाए, बैक्टीरिया पास कर जाए। जैसे नमोनिया हो गया, इन नमोनिया वो भी पास कर सकते हैं थ्रू वेयर pores of corn. Where are they present? They are present in between the alveoli. Okay, right. Then we have type 2 pneumocytes. These are cuboidal or clustered, right? इसके ना दो फंक्शंस होते हैं, एक सर्व करते हैं स्टेम सेल फॉर द प्रिकर्सर्स फॉर टू सेल टाइप्स, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स ही होते हैं जो टाइप 1 को भी बना रहे होते हैं और टाइप 2 को भी बना रहे होते हैं, और प्लोरीफरेट ड्यूरिंग लंग डैमेज। और अगर लंग डैमेज हो गया तो टाइप 2 ही बनाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि यही बना सकते हैं। और सिक्रीट सर्फैक्टेंट फ्रॉम लेमिलर बॉडीज़। इनके अंदर कौन सी बॉडीज़ होती हैं? लेमिलर बॉडीज़ होती हैं, और उससे क्या बनाते हैं? सर्फैक्टेंट बनाते हैं। और कौन बनाते हैं? टाइप 2 न्यूमोसाइट्स बनाते हैं। एप्लीकेशन होती है यहाँ पर लॉ ऑफ लैप्लास इन एल्वियोलाई। एल्वियोलाई हैव इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू कोलैप्स ऑन एक्सपायरेशन एज रेडियस इज लेस। ठीक है, कोई आपसे पूछेगा कि लॉ ऑफ लैप्लास क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि देखो, जब हम एक्सपायर कर रहे होते हैं ना, ऑब्वियसली वी आर हम एयर को बाहर भेज रहे होते हैं। जब एयर को बाहर भेज रहे होते हैं तो हमारे पास जो एल्वियोलाई होते हैं ना, वो उनका साइज स्मॉलर होता है। तो क्योंकि अब उनका स्मॉलर साइज है तो दे हैव मोर टेंडेंसी टू कोलैप्स ड्यूरिंग दैट पीरियड। ओके, सर्फैक्टेंट, सर्फैक्टेंट के क्या क्या फंक्शन होते हैं? सबसे पहले तो सरफेस टेंशन को कम करते हैं। ठीक है, देखो, टेंशन कम होना अच्छी बात होती है ना, तो आप यूँ याद रख सकते कि ओ सर्फैक्टेंट्स लोगों की टेंशन कम कर देते हैं। ठीक है, तो दे लोअर द टेंशन एंड दे लोअर एल्वियोलर कोलैप्स। जब टेंशन नहीं होगी तो कोई बंदा कोलैप्स भी नहीं करेगा ना। तो
बंदे पे काम नहीं करते, ये लंग्स पे काम करते हैं. आई एम जस्ट टेलिंग यू सो दैट यू कैन रिमेंबर बिकॉज आई गेट कन्फ्यूज इन दिस थिंग. डिक्रीज करते हैं सरफेस टेंशन, एल्वोलर एल्वोलर कोलैप्स का चांस कम करते हैं, लंग रिकॉयल जो होती है ना उसको कम करते हैं, और कंप्लाइंस बढ़ाते हैं. लंग रिकॉयल मतलब लंग रिकॉयल जब करता है तो वो कोलैप्स वाली फॉर्म में होता है ना, तो वो रिकॉयल को भी कम करते हैं और ये कंप्लाइंस बढ़ा देते हैं. कंप्लाइंस का मतलब होता है कि कितना जो एक लंग है वो डायलेट हो सकता है, राइट. कंपोज ऑफ मल्टीपल लेसिथिन्स, mainly dipalmitoyl phosphatidylcholine DPPC. Synthesis begins on 20 weeks of gestation. हमने पहले भी पढ़ा था कि 20 वीक्स पे ना न्यूमोसाइट्स डेवलप हो जाते हैं, होना स्टार्ट होते हैं. तो न्यूमोसाइट्स होंगे तो सर्फेक्टेंट होगा ना, क्योंकि क्योंकि अगर जब बनाने वाला होगा तभी वो प्रेजेंट होंगे ना, तो वो तभी ये सर्फेक्टेंट भी आता है. एंड अचीव मेच्योर लेवल्स बाय 35 वीक्स ऑफ जेस्टेशन. मेच्योर लेवल कब तक आते हैं? 35 वीक्स ऑफ जेस्टेशन. अगर कोई बच्चा 35 वीक्स से पहले पैदा हो जाता है तब सर्फैक्टेंट की कमी होती है, क्योंकि अभी तक डेवलप नहीं हुआ होता, अभी तक मेच्योर नहीं हुआ होता. वी हैव ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर फीटल सर्फैक्टेंट सिंथेसिस एंड लंग डेवलपमेंट. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? ये फीटल के सर्फैक्टेंट सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं एंड लंग डेवलपमेंट के लिए, राइट. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है. ये दिस इज इम्पॉर्टेंट. कोलैप कोलैप्सिंग प्रेशर कितना होता है? अगर कौन सा प्रेशर होगा जिस पे लंग कोलैप्स कर जाएगा, तो वो होगा 2 इंटू सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाई रेडियस, ठीक है. जितना रेडियस कम होगा, ठीक है, ये जितना इन्वर्सिटी प्रोपोर्शन है, तो जितना रेडियस कम होगा उतना कोलैप्सिंग प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है. और जितना सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा उतना कोलैप्सिंग प्रेशर ज़्यादा होगा, ओके. Then we have alveolar macrophages. These phagocytose foreign material, ठीक है. अब कोई भी आपके लंग है, लंग एक तरह से आपके पास बाहर की एयर से एक्सपोज है ना, बाहर की एयर आ रही है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा फॉरेन मटेरियल हो सकता है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ पर मैक्रोफेजेस होने चाहिए, कोई ना कोई डिफेंस वाली चीज़ होनी चाहिए. तो वहाँ पर कौन होते हैं जो ये काम सरंजाम देते हैं? दीज आर एल्वियोलर मैक्रोफेजेस. दीज फैगोसाइटोज फॉरेन मटेरियल रिलीज करेंगे साइटोकाइंस एंड एल्वियोलर प्रोटीएजेस. और जब एल्वियोलर प्रोटीएज और किस डिजीज़ में सिग्निफिकेंट होते हैं? दीज आर सिग्निफिकेंट इन एम्फाइसीमा. एम्फाइसीमा में जब प्रोटीएजेस और एंटी प्रोटीएजेस का बैलेंस हो जाता है तो यू हैव लंग डैमेज, राइट. तो यहाँ पर ये एल्वियोलर मैक्रोफेजेस होते हैं, दे रिलीज एल्वियोलर प्रोटीएजेस, ओके. हमारे पास हीमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफेजेस होते हैं, मे बी फाउंड इन पल्मोनरी एडीमा या एल्वियोलर हेमरेज. जब एल्वियोलर हेमरेज हो जाती है, अब ये होता है मैक्रोफेजेस जब आरबीसीज को इफ़ दे इनगल्फ आरबीसीज, तो उसमें आयरन होगा और उसमें फिर ये हीमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफेजेस होंगे, और दे कैन बी फाउंड इन द पल्मोनरी एडीमा, दे कैन बी फाउंड इन एल्वियोलर हेमरेज, राइट. We have these type 2 pneumocyte. This is a type 1 pneumocyte. या हाँ, यहाँ ये देखो, ये थोड़ा टाइप 2 न्यूमोसाइट थोड़ा सा क्लब शेप्ड है, क्यूबॉइडल शेप्ड है और क्लस्टर्ड होते हैं ये, और ये थोड़ा फ्लैटेंड है. तो दिस इज़ टाइप 1. दिस इज़ टाइप 1 न्यूमोसाइट. दिस इज़ टाइप 2 न्यूमोसाइट. दिस इज़ एल्वियोलर मैक्रोफेज. दिस इज़ कैपिलरी, राइट. उसके बाद है हमारे पास न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. तो इसमें क्या है? देखो, इसमें सरफेस डेफिशिएंसी हो रही है, सरफेक्टेंट डेफिशिएंसी होती है. जब एक चाइल्ड इन्फेंट जब पैदा होता है, अगर उसमें सरफेक्टेंट डेफिशिएंसी हो गई है तो क्या हो गया? न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. इसमें सरफेस टेंशन इंक्रीज़ हो गई है, एल्वियोलर कोलैप्स भी ज़्यादा होगा, और जब एल्वियोलर कोलैप्स होगा ना, यहाँ पर ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस होगी ऑफ लंग फील्ड्स. इधर देखो, ये ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस आपको नज़र आ रही है लंग फील्ड्स में. तो ये कहाँ पर होती है?
ये neonatal respiratory distress syndrome है. तो they can put that in some scenario, in some question, ground glass appearance है, तो उसमें एक differential आपका neonatal respiratory distress syndrome हो सकता है. रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? प्री मेच्योरिटी की वजह से, क्योंकि 35 वीक से पहले उसका प्रॉपर बना नहीं होगा. डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ है उस बंदी को, मदर को, तो उसमें फीटल इंसुलिन ज़्यादा होगी, फीटस के पास इंसुलिन ज़्यादा होगी और उसकी वजह से भी ये हो सकता है. सी सेक्शन डिलीवरी हो गई है तो उसमें डिक्रीज रिलीज ऑफ फीटल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होगा. हमने पहले भी पढ़ा कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्फैक्टेंट प्रोडक्शन एंड फॉर लंग डेवलपमेंट. तो यहाँ पर अब यहाँ पर सी सेक्शन अगर डिलीवरी हुई है तो डिक्रीज रिलीज ऑफ फीटल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होंगे. लेस स्ट्रेसफुल देन वैजिनल डिलीवरी होता है जब सी सेक्शन होता है. तो ट्रीटमेंट क्या होता है कि आप यू कैन गिव मेटरनल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बिफोर बर्थ. आप बर्थ से पहले मेटरनल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे दो ताकि जो इन्फेंट है उसके पास इनफ जो उसको चाहिए वो मिल जाए उसको. एक्सोजिनस सर्फैक्टेंट फॉर इन्फेंट, ये भी एक ट्रीटमेंट है. थेरेप्यूटिक सप्लीमेंटल O2 कैन रिजल्ट इन रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी. अगर किसी को थेरेप्यूटिक सप्लीमेंटल O2 आप दोगे तो वो भी हम दे सकते हैं, लेकिन उसमें क्या हो सकता है कि रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, तो उसमें रेटिनोपैथी डेवलप हो सकती है, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज हो सकता है, ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया हो सकता है. ठीक है, तो ये उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं. ओके, देन वी हैव स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर फीटल लंग मेच्योरिटी. तो स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होते हैं? लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशो. आप क्या करते हो? लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन की रेशो लेते हो इन एमनियोटिक फ्लूइड में उसकी रेशो लेते हो. मोर देन और इक्वल टू 2 होते हैं इन हेल्दी. अगर हेल्दी है तो इसका मतलब लेसिथिन उसके पास काफ़ी अच्छा प्रोड्यूस हो गया हुआ है. 1.5 है तो 1.5 से कम है तो इसका मतलब हमारे पास स्फिंगोमाइलिन ज़्यादा है और लेसिथिन ज़्यादा नहीं है, तो इसमें नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है के चांसेस हैं. और उसके बाद फोम स्टेबिलिटी इंडेक्स भी आप चेक करते हो. ठीक है, कहाँ चेक करते हो? नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में. सरफैक्टेंट एल्ब्यूमिन रेशो भी आप चेक करते हो, सरफैक्टेंट एल्ब्यूमिन रेशो. उसके बाद परसिस्टेंटली लो O2 टेंशन होती है. अगर अगर चाइल्ड के अंदर परसिस्टेंटली लो O2 टेंशन है तो आपके पास रिस्क हो सकता है पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस का. ठीक है, so these were 2 pages that we read in 20 minutes. so मैं बाकी के पार्ट्स बाद में अपलोड करूँगी, मतलब नेक्स्ट वीडियो में अब होंगे उसके पार्ट्स. आई डोंट नो हाउ टू टॉक लाइक अ यूट्यूबर, बट आई वांट टू से दैट आई ट्राई टू मेक दिस लाइक जैसे मैं अपने फ्रेंड के साथ पढ़ रही हूँ, राइट? जब यू कैन नॉट स्टडी एंड यू आर रीडिंग थिंग्स विद योर फ्रेंड के कुछ ना कुछ यू कैन डू टुगेदर. तो आई एम डूइंग विद दैट इंटेंशन. एंड अगर आपको लगता है कि मैं इसमें कुछ बेटर कर सकती हूँ देन यू कैन लेट मी नो. आई एम ऑलवेज अप फॉर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म एंड इम्प्रूविंग माई सेल्फ. So you can let me know, and if you have any questions, any query, you can also put that in the comments. And thank you for watching this.